वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइंस 2020 के गेट के जूलॉजी पेपर के बारे में। इनके अंदर से बात कर रहे हैं कि कौन से जो भी क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस के जो भी करेक्ट आंसर्स क्या होनी चाहिए, वो करेक्ट आंसर्स क्या है और बाकी आंसर्स क्यों नहीं होने चाहिए। तो पेपर का डिस्कशन एक्चुअल में हम कर रहे हैं। उनमें से वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उनमें से अगर आप पहला क्वेश्चन देखिए तो पहला क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following technique can be used for determining the subcellular localization of serotonin receptor in intact cell। कि क्वेश्चन सिंप्लीफाइड ये आपसे कह रहा है कि एक जो भी सेल है वो इस सेल के अंदर इंटैक्ट है और इस इंटैक्ट सेल के अंदर से हमें जो भी है एक सीरोटोनिन नाम का एक जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो सीरोटोनिन नाम के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ये पर्टिकुलरली क्या है तो रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर की लोकेशंस को हमें जो भी पता करना है और इस रिसेप्टर की लोकेशंस को कहाँ पे है पता करना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। पहली टेक्निक के बारे में आप देखिए, जो कैंसर नहीं होना चाहिए वो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से या किसी भी तरीके का अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है तो उससे हम पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को या किसी भी मॉलिक्यूल को या हम कह सकते हैं सेल्स को, तो भी उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं तो सेपरेट आउट करते हैं। यहाँ पे किसी प्रोटीन के सबसेलुलर लोकलाइजेशन के बारे में हम जो भी है सेंट्रीफ्यूगेशन से कभी पता नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो है फिश फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन ये प्रोटीन के लोकेशंस को पता करने के लिए नहीं होती है, ये जीनोम के अंदर डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस की लोकेशंस को पता करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन लोकलाइजेशन के बारे में हमें पूछा गया। Second one is an immunoelectron micro, third one is an immunoelectron microscopy. This was a correct answer। ये करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि सीरोटोनिन का रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर को विदाउट सेल को तोड़े हुए आपको अगर इसकी लोकलाइजेशन के बारे में पता करना है तो आपको एक ही काम करना होगा कि आपको इस प्रोटीन के अगेंस्ट या इस सीरोटोनिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या करना होगा तो ऐड करनी होगी देयर इज एन एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी को जो भी है आपको ऐड करना होगा। अगर आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ऐड करोगे यहाँ पे तो फिर जो भी पता कर पाओगे। एंटीबॉडी स्पेसिफिकली बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ में अगर बाइंड होगी और अगर रिसेप्टर के साथ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बाइंड होती है, तो फिर हम रिसेप्टर की प्रेजेंस और अब्सेंस के ऊपर डिटरमाइन कर पाएंगे कि वहां पे प्रोटीन आपका रिसेप्टर है कि नहीं है। अगर रिसेप्टर है तो एंटीबॉडी उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड होगी, अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड नहीं होगी। तो ये बेस्ट अप्रोच है आपका इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एसडीएस पेज भी आंसर नहीं होगा क्योंकि एसडीएस पेज जो भी है ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोटीन्स को पहले सेपरेट करते हैं और सेपरेट करना होगा मतलब इंटैक्ट सेल से हमें इसे सोल्यूबलाइज करके इसे आइसोलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में हम जो भी है जेल के ऊपर इसे जो भी सेपरेट आउट कर पाएंगे। तो एसडीएस पेज में आंसर नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देन उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, बहुत सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर पर्टिकुलरली हम बात करें इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में, तो इन सीटू कंजर्वेशन का जो भी मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी का कंजर्वेशन कर रहा है लेकिन नेचुरल कंडीशंस के अंदर अगर किसी चीज का हम कंजर्वेशन करते हैं, नेचुरल कंडीशंस के अंदर किसी चीज का कंजर्वेशन करते हैं, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। इनमें से नॉट पूछा है लेकिन हमारे हमारे को पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलरली एरिया है और उस एरिया के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम अगर कंजर्व कर रहे हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो टाइप ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा पर्टिकुलरली नेचर के अंदर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें या कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी डाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा है, बाकी कहीं रीजन्स के ऊपर वो देखे नहीं जाते या वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं। तो ऐसे रीजन भी नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आएंगे। लेकिन जो हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जूलॉजिकल गार्डन, ये नेचुरल कंडीशंस के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि गार्डन को अब हम क्या कर रहे हैं तो आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। गार्डन्स को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं मतलब दूर मतलब जो भी है अलग अलग लोकेशन से हम एनिमल्स को कलेक्ट करेंगे और अलग अलग लोकेशन से एनिमल्स को कलेक्ट करके हम क्या करेंगे तो पर्टिकुलरली एक गार्डन का अंदर रखेंगे, उसे जूलॉजिकल गार्डन कहा जाएगा। तो ये नेचुरल नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन अल्सो हम कह सकते हैं कि ये नहीं है, बस जो भी है इन सिटू कंजर्वेशन इनमें से जो नहीं है वो है जूलॉजिकल गार्डन क्योंकि आर्टिफिशियली जो भी बनाया जाएगा। देन उसके बाद में हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिंपल से ये पूछा गया है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का एक जो भी है स्टीरॉयडल हार्मोन है,
और कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, इस स्टेरॉइडल हार्मोन के बारे में सिंपल सी बात ये कही गई है कि स्टेरॉइडल हार्मोन का प्रिकर्सर कौन होगा। अगर आप ज्यादातर स्टेरॉइडल हार्मोन के प्रिकर्सर के बारे में बात करते हैं तो देखा जाता है कि जो मेन प्रिकर्सर होता है वो मेन प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मेन प्रिकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल आगे जाके कन्वर्ट होता है, हम कहते हैं प्रोजीनोलोन के अंदर। प्रोजीनोलोन कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट है, वो कन्वर्ट होता है, हम कहते हैं कि देयर इज एन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये जो भी पाथवे है, ये पाथवे हम कहते हैं कि आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बायोसिंथेसिस के अंदर काम में आते हैं जनरली। अब इनमें से सवाल के अंदर है प्रोजिनिलियन, तो वही सही आंसर है। एस्ट्रोजन नहीं है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स नहीं है, एंड्रोजन नहीं है। तो जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनका मेन प्रिकर्सर या इमीडिएट प्रिकर्सर हम कह सकते हैं प्रोजिनिलियन है। हाँ, जनरली कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन के अंदर होता तो कोलेस्ट्रॉल ही कह देते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से प्रोजिनिलियन बनेगा, प्रोजिलियन से प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन से जो भी आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनेगा। तो आंसर फर्स्ट वन इज एन करेक्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है कि बोथ ह्यूमन के अंदर, और सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर, दोनों के अंदर भी जो भी है एक एंजाइम है, और दोनों एक एंजाइम को बनाते हैं जिस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि पर्टिकुलरली एक्ट्स ऑन द सेम सबस्ट्रेट। दोनों जो भी दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म से एक एंजाइम बनता है और उस सेम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। लेकिन उनके न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, दोनों की जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जीनोम की या जीन की, उसके अंदर देखा जाता है कि दोनों की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो भी एक दूसरे से डिसिमिलर है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भी है ये किस इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप कहोगे सर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ऐसा इवोल्यूशन का तरीका, जिस इवोल्यूशन के तरीके के अंदर दो, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हम कहते हैं कि डिफरेंट है। दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन डिफरेंट है मतलब जो अलग अलग, मतलब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अगर सेम होती तो हम कहते हैं सेम ओरिजिन से है। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से डिफरेंट है मतलब इनका ओरिजिन है, ओरिजिन पर्टिकुलरली क्या है तो डिफरेंट है। अगर ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन दोनों का सेम है, ये जो भी है फंक्शन है, फंक्शन क्या करते हैं तो सेम करते हैं, तो दिस इज एन टाइप ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एग्जांपल इसलिए नहीं हो सकता कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है ओरिजिन सेम होना और फंक्शन डिफरेंट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, तो उसे डाइवर्जेंट कहा जाता है। तो ये बात नहीं है। ये न्यूट्रल जो भी है इवोल्यूशन का एग्जांपल भी नहीं है, डायरेक्शनल इवोल्यूशन का भी एग्जांपल नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव चोकैनोसाइट्स। इनके अंदर जो भी है इनके बारे में बात की जा रही है कि इनमें से ऐसा कौन सा फाइला है जिन फाइला के अंदर ये पर्टिकुलरली सेल्स है वो सेल्स इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो भी चोयानोसाइट्स नाम के ये जो सेल्स है, ये चोयानोसाइट्स नाम के सेल्स पर्टिकुलरली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं तो हम कहते हैं प्रोरिफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के पास में या पोरिफेरा जो भी एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के पास में आएंगे तो इनके पास में पर्टिकुलरली एक फ्लाजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फ्लाजिला लाइक स्ट्रक्चर की वजह से एक वेव जनरेट करते हैं, और वो जो वेव जनरेट होती है वो वेव इनके लिए काम में आती है फॉर वाटर की अपटेक, और वाटर के साथ साथ हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए, क्योंकि फ्लाजिला की मूवमेंट की वजह से ये क्या कराते हैं तो पर्टिकुलरली वेव जनरेट कराते हैं जिससे न्यूट्रिएंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो भी अपटेक किया जाए। तो चोयानोसाइट्स ये जो सेल्स है पर्टिकुलरली प्रोरिफेरा के जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर देखे जाते हैं। प्रोरिफेरा के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लायल सेल्स, ये जो भी कह रहा है कि ये जो भी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए ग्लायल सेल्स है। ग्लायल सेल्स दीज आर सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के सेल्स है। ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो न्यूरॉन्स के जैसे ग्लायल सेल्स है। इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। पूरा ज्यादातर हम बात करते हैं कि जो हम पूरा का पूरा जो भी नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो नर्वस सिस्टम जब ऑर्गेनोजेनेसिस की बात आती है तो नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है एक सिस्टम से। सबसे पहला ऑर्गेनोजेनेसिस का जो इवेंट होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन, और नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अब इनमें से ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी ग्लायल सेल है जो कि एक्टोडर्म से ओरिजिन नहीं है,
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एस्ट्रोसाइट्स जो कि ये भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एपेंडाइमा इज ऑल्सो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोग्लाइल सेल्स जो भी है ये एग्जाम्पल नहीं है ग्लाइल सेल्स और एक्टोडर्मल ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं है। ये आएगा सवाल, ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो भी है दीज आर मैक्रोफाजेस। ये क्या है? तो पर्टिकुलर मैक्रोफाजेस। और ये मैक्रोफाजेस है किसके? तो हम कहते हैं कि ये हमारी ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाले मैक्रोफाजेस है। और जो मैक्रोफाजेस प्रेजेंट होते ब्रेन के अंदर, ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, ये कहाँ से आया? तो हमें ब्लड है, उस ब्लड से आया है। ये जो भी डिराइव हुए हमें कहाँ से? तो ब्लड से। तो ब्लड से डिराइव होने वाला है माइक्रोग्लाइल सेल। तो माइक्रोग्लाइल सेल्स इज नॉट फ्रॉम एन एक्टोडर्मल ओरिजिन, माइक्रोग्लाइल सेल्स इज डिराइव फ्रॉम एन ब्लड सेल्स। ऊपर वाले जो थर्ड तीनों आंसर है वो तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। और जो भी ब्लड है वो ब्लड से माइक्रोग्लाइल सेल्स आते हैं, वो मैक्रोफाजेस है ब्रेन के, तो इसलिए वो एग्जाम्पल जो भी इनके अंदर नहीं होगा। देन तो इनका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोग्लाइल सेल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा जा रहा है विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन। विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन से मतलब हमारा है ये है कि हमारी विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब हमारी आईज के अंदर जो कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन चलता है उसके बारे में बात चल रही है। आईज के बारे में कि हमारे आईज के अंदर किस तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन है और ट्रांसडक्शन चलता है। विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड इज एक्टिवेटेड बाय रोडोप्सिन। एक रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन है, उसके ऊपर जो भी लाइट गिरता है, लाइट गिरने की वजह से ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है। और उसके अंदर कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व्स अ डिग्रेडेशन होता है rather than the synthesis of which one of the following secondary messenger molecule। विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर जो कुछ मॉलिक्यूल हम बात करते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि विजुअल ट्रांसडक्शन के अंदर काम में आता है, वो है देयर इज एन जीएमपी और गोनोसिन मोनोफॉस्फेट इज इन करेक्ट आंसर, जो कि इसके अंदर जो भी काम में आएगा, जिसका कि क्या होता है कि फॉस्फोडाइस्टरेज नाम का एंजाइम है। जो फॉस्फोडाइस्टरेज इसे क्या करता है? तो डिग्रेड कराता है, और फॉस्फोडाइस्टरेज इसे डिग्रेड कराता है जिसकी वजह से सिग्नलिंग पाथवेज है, वो सिग्नलिंग पाथवेज काम करते हैं विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर, आंखों के अंदर। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक्टिवेटेड बाय द रोडोप्सिन एंड इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन रादर देन सिंथेसिस। यहाँ पे थोड़ा सा जो भी सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग अपोजिट होती है। यहाँ पे जीएमपी का डिग्रेडेशन होगा, उसकी वजह से जो भी है सिग्नलिंग कैस्केड ऑन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि जो भी है कुछ राउंड डांस के बारे में जो भी है बातें की जा रही है, और ये जो भी परफॉर्म किया जाता है बीज की वजह से, फॉरगर बीज नाम के जो बीज हैं, हनी बीज के जैसे। इंडिकेट, अगर वो राउंड शेप का डांस करते हैं बिहेवियर के अंदर, ये जो भी एग्जाम्पल आएगा, अगर वो राउंड शेप के अंदर राउंड डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं बीज, तो वो इंडिकेट करता है डिस्टेंस बिटवीन द फूड सोर्स, कि वो कहीं से अपने जो भी है नेस्ट के पास में जो भी फूड सोर्सेस को कितने दूर है नेस्ट से, मतलब उनके घर से फूड सोर्स कितने दूर है, उस दूरी को वो जो भी है डांस से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पार्टनर्स को या अपने जो भी है बाकी कलीग्स हैं उनको। इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द फूड सोर्स एंड देयर कॉलोनी। उनकी कॉलोनी या उनका जो घर होगा या नेस्ट होगा, उस नेस्ट से फूड सोर्स का डिस्टेंस कितना है, उसे जो भी राउंड डांस जो भी एक्सप्लेन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। राउंड डांस के बारे में कहा जाता है कि राउंड डांस तब किया जाएगा जब फूड सोर्स या जो भी न्यूट्रिएंट का सोर्स है, वो न्यूट्रिएंट का सोर्स या फूड सोर्स नियर विसिनिटी के अंदर हो। क्या हो? तो नियर विसिनिटी के अंदर हो, या हम कह सकते हैं बहुत नजदीक में हो। अगर बहुत नजदीक में है तो डिस्टेंस पता क्या है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 1000 मीटर डिस्टेंस हो तो ये ऐसा डांस नहीं करते। 450 मीटर्स भी डिस्टेंस नहीं, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। वो जो मिनिमम डिस्टेंस हो क्या है, तो हम कहते हैं 45 मीटर्स से ज्यादा हो सकता है। उसे ज्यादा जाने से जो भी है वो अलग तरीके का डांस कर सकती है। अगर 50 मीटर से अगर अबव डिस्टेंस है तो हम कहते हैं कि आगे जाके जो भी है एक डांस करते हैं, वो होता है वैगल डांस। लेकिन उस वैगल डांस के बारे में यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है राउंड डांस के बारे में। तो राउंड डांस तभी परफॉर्म किया जाता है जब नियर विसिनिटी के अंदर जो भी फूड जो भी प्रेजेंट हो। तो आंसर इज 45 मीटर्स। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ट्रांजिशनल इपिथेलिया के बारे में जो भी सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशनल इपिथेलिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलिया है, ये हम बात करते हैं कि प्रेजेंट है पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो यूटेरस के अंदर। ट्रांजिशनल इपिथेलिया इज प्रेजेंट इन द यूटेरस, दे आर प्रेजेंट इन यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के पास में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिशनल इपिथेलिया को ट्रांजिशनल इपिथेलिया क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप है, उस शेप को क्या करते हैं तो पर्टिकुलरली चेंज करते रहते हैं।
और ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इसे ट्रांजिशनल एपिथेलिया कहा जाता है। और ये पर्टिकुलरली यूरेटस, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के पास में होते हैं, ताकि ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। तो ब्रेन के पास का तो मतलब नहीं है, लीवर के पास का भी नहीं है और लंग के पास का नहीं है, तो दे आर ट्रांजिशनल एपिथेलिया, नाम ही इसलिए ताकि अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट से हमारा मतलब ये होता है कि दिस इज एन वन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब ये है कि दिस एन व्हाइट ब्लड सेल। ऐसी कौन सी व्हाइट ब्लड सेल है जो फैगोसाइटोसिस करा सकती है? फैगोसाइटोसिस से मतलब होता है कि अगर बाहर कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, तो उसको अंदर की तरफ जो भी है एनगल्फ करके लेना और लाइसोसोम के अंदर उसे डिग्रेड करके उस मटेरियल को बाहर की तरफ में लेना एट अ क्लियर साइटोप्लाज्म। ये 4 सेल दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जो फैगोसाइटोसिस करा सकता है और फैगोसाइटोसिस करने करता है, और उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म उसका हो, उस साइटोप्लाज्म जो भी होता है वो कैसे क्लियर है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। तो टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट ये फैगोसाइटोसिस नहीं कराते। यूओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स अलग फंक्शंस के अंदर जो भी है इन्वॉल्व होते हैं। यूओसिनोफिल्स किसी अगर पैरासाइटिक वॉर्म है और पैरासाइटिक वॉर्म का अगर इन्फेक्शन है, तो उस पैरासाइटिक वॉर्म के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो बेसोफिल जो भी है वो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर काम करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस के रिस्पॉन्स के अंदर काम करते हैं। तो मोनोसाइट्स दीज आर सिंप्लीफाइड सेल, जो कि हम कह सकते हैं कि इनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है और यही फैगोसाइटोसिस करा सकते हैं। दिस वाज आंसर रीजन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा जा रहा है कि ग्राफ दिए हैं नीचे दो, और जो ग्राफ है उन ग्राफ के हिसाब से हमें जो भी कुछ इंटरप्रिटेशन, उस इंटरप्रिटेशन कहना है। ग्राफ बिलो शोज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एक एंजाइम पेप्सिन है, उसकी एक्टिविटी को समझाया जा रहा है किसकी प्रेजेंस के अंदर? तो एक इनहिबिटर है एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल नाम का एक इनहिबिटर, उसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पी से। और एक और इनहिबिटर है जिसका नाम है एन एसिटिल फिनाइल एलिनिन, और एन एसिटिल फिनाइल एलिनिन को जो भी क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट किया है क्यू से। तो पी का मतलब है एलिफेटिक अल्कोहल और क्यू का मतलब है एन एसिटिल जो भी है फिनाइल एलिनिन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इनहिबिशन बाय पी एंड क्यू? पी और क्यू का जो भी है यहाँ पे दे रखा है। अब ग्राफ दे रखा है, और जो भी ग्राफ दे रखा है ये दे रखा है लाइन वेवर बर्ग प्लॉट, एलबी प्लॉट जिसे कहते हैं, वो लाइन वेवर बर्ग का प्लॉट दे रखा है। अब लाइन वेवर बर्ग प्लॉट के अंदर ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के ऊपर जो भी है रिएक्शन की जो भी है एंजाइम की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी दे रखी है, एंजाइम कितना काम करता है। और एक्स एक्सिस जो भी है आपका, इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी दे रखा है कि उस एंजाइम का जो भी केम वैल्यूज या सबस्ट्रेट के साथ उसकी एफिनिटी कितनी है वो दे रखा है। अगर आप देखोगे कि अगर इनहिबिटर ऐड नहीं है, तो इनहिबिटर ऐड वाला ये ग्राफ है, उसके बाद में पी इनहिबिटर का ग्राफ है और जो भी क्यू का है। तो यहाँ पे हम बात करें देयर इज नो इनहिबिटर, इनहिबिटर नहीं है। क्यू एक इनहिबिटर है और पी एक इनहिबिटर। अगर पी इनहिबिटर के ग्राफ को देखा जाए तो देखा जाता है कि पी इनहिबिटर का ग्राफ और नो इनहिबिटर का जो ग्राफ है उनके अंदर ये पॉइंट जो भी यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, मतलब हम बात करते हैं कि दोनों अगर एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं, तो पी का और जो नो इनहिबिटर है इनका वीमैक्स है, वीमैक्स कैसा है? तो वीमैक्स हम कहते हैं सेम है, वीमैक्स सेम रह रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे केम है, उस केम के बारे में देखा जाए या जो सबस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, सबस्ट्रेट की एफिनिटी के बारे में, तो केम है वो केम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। केम जो भी है कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है इनहिबिटर का, पी इनहिबिटर का, तो इंक्रीज होते थे। जहां Vmax सेम रहता है, ऐसा कोई इनहिबिटर होता है जिस इनहिबिटर का Vmax सेम रहता है और केम है वो केम इंक्रीज हो जाता है। केम इंक्रीज होना मतलब एफिनिटी डिक्रीज होना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जो भी एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, जहां पे एफिनिटी है वो एफिनिटी वहां पे ज्यादा हो जाएगी, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है। अब अगर P कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जो भी है ऑप्शंस ये दो आते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन भी आएगा और ये थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर आएगा। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड ये दो ऑप्शन है, इनमें से हमें देखना होगा। अब इसके लिए Q को भी देखना जरूरी है। Q को देखा जाए तो Q का और जो भी नो इनहिबिटर है उन दोनों का जो भी हम कह सकते हैं जो Km है वो Km सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि Km की वैल्यू ये जो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है उनकी सेम आती है, सबस्ट्रेट के अंदर केम चेंज नहीं होता, सेम है, हम कह सकते हैं देयर इज नो चेंज। आप सेम कह सकते हैं या नो चेंज कह सकते हैं इनहिबिटर और नो इनहिबिटर की प्रेजेंस के अंदर। यहाँ पे अभी हम नो चेंज लिख सकते हैं, सेम लिखना या नो चेंज जो भी है दोनों भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे केएम नो चेंज है, लेकिन आप वीमैक्स के बारे में देखें तो पर्टिकुलरली जो वीमैक्स है, वीमैक्स यहाँ की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा सा ये जो भी क्या हो रहा है, तो वीमैक्स आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर यह ऐसा कहीं पे इनिबिशन है जिस इनिबिशन के अंदर केएम नो चेंज रहता है या सेम रहता है, वीमैक्स डिक्रीज होता है, तो दिस एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ऐसे इनिबिशन को कहा जाएगा दिस नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो आंसर थर्ड वन इज करेक्ट। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट लिस्टेड इन कॉलम 1, कॉलम 1 है, उस कॉलम 1 के अंदर जो भी है कुछ कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स को दिया हुआ है और उनके ऑर्गन्स दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं कुछ कंपोनेंट्स और उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स जो भी है कॉलम 2 है, उस कॉलम 2 के अंदर आपको दिए गए। इसके हिसाब से हमें जो भी एक इनको जो भी है कंपेयर हो, कंपेयर करना है। अब कंपेयर के हिसाब से देखा जाए, पहला हम बात करेंगे दिस इज एन एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंडोलिम्फ दिस इज एन एक्चुअली एन फ्लूइड कंटेन इन इनर एयर। ये जो भी है एंडोलिम्फ इज वन ऑफ द फ्लूइड जो हमारे इनर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर इनर एयर के अंदर प्रेजेंट है मतलब इसका जो भी पेयरिंग है, पेयरिंग लगेगा इस ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। सेकंड जो भी इनका सही आंसर हो जाएगा। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर का मतलब होता है दिस ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस टिश्यू, और ये जो ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस टिश्यू होता है ये हमारी आईज के अंदर प्रेजेंट है, तो इनका आंसर जो भी हो जाएगा दिस इज 4। दिस ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस टिश्यू है उसे विट्रस ह्यूमर से कहा जाता है। वासा डिफरेंसेस, और उसके बाद में हम कह रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वासा डिफरेंसेस इज प्रेजेंट इन टेस्टिस, ये टेस्टिस के पास में प्रेजेंट है। और कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा वेसिकल होती है, ऐसी जो भी है ग्रैनुलोसा सेल और सर्टोली सेल्स की ऐसी वेसिकल्स होती है कि हम बात करते हैं कि वो पर्टिकुलरली ग्रैनुलोसा सेल्स और थिका सेल्स की एक ऐसी वेसिकल्स है जो कि उससे एक बाहर की तरफ निकल जाता है, और जब फॉलिकल के अंदर से एग का ओहुलेशन होके फॉलिकल एम्प्टी फॉलिकल बचती है, जिस फॉलिकल के अंदर आपके थिका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, उसे जो भी कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाएगा। तो इनकी जो भी है अगर सही ऑर्डर अगर देखी जाए तो सही ऑर्डर ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर आंसर इज करेक्ट। बाकी जो भी पेयरिंग है पेयरिंग इनसे नहीं मैच होती है। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा जा रहा है कि ट्रेंट्यूलास, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा जा रहा है कि ट्रेंट्यूलास है, इस ट्रेंट्यूलास के अंदर और मॉस्किटोज है, उन मॉस्किटोज के अंदर बोथ बिलोंगिंग टू द आर्थ्रोपोडा फैमिली, ये दोनों आर्थ्रोपोडा फैमिली, मतलब ये दोनों इंसेक्ट है। मॉस्किटोज तो जानते हैं जिसे मच्छर कहा जाएगा, एंड टैरेंटुलास के बारे में कहा जाएगा कि ये जिसे मकड़ी हम कहते हैं जो जाला बुनती है, उसे टैरेंटुलास कहा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ लेग्स इन देम रिस्पेक्टिवली, उनके अंदर मॉस्किटोज के अंदर और टैरेंटुला के अंदर लेग्स कितने होते हैं इनके बारे में कहा जा रहा है, जो दो इंसेक्ट्स है। तो जो भी मॉस्किटोज के अंदर देखा जाता है कि मॉस्किटोज के अंदर 6 लेग्स होते हैं, तो जो ट्रेंटुला या जिसे मकड़ी कहा जाता है उसके पास में जो भी 8 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके हिसाब से ट्रेंटुला के अंदर 8 लेग्स प्रेजेंट है, 4 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके पास में लेग्स है, 4 पेयर्स का मतलब है हम बात कर सकते हैं 8 लेग्स, और जो भी है इनके पास मॉस्किटोज के पास में जो भी 6 लेग्स प्रेजेंट है। तो आंसर 1 इज करेक्ट, बाकी आंसर जो भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देयर आर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हैं कॉलम 1 के अंदर, और उसके बाद में एसोसिएटेड क्रोमोसोमल चेंजेस, मतलब किस क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आने की वजह से डिसऑर्डर हुए हैं ये दिया है। कॉलम 1 के अंदर डिसऑर्डर्स के नाम दिए हैं और कॉलम 2 के अंदर दिए है। सबसे पहले है कि डिसऑर्डर है जिसका नाम है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम तब होता है जब हम कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए। एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए मतलब जनरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी है, एक तो अगर डबल एक्स होगा तो ये पर्टिकुलरली फीमेल होगा, और हम बात करते हैं कि ट्रिप एक्स वाई हो तो ये फिर मेल होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम्स की, ये एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, और एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो तो फिर इस कंडीशन को कहा जाएगा दिस क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो भी है कंडीशन, वो कंडीशन ऐसी होती है। तो इनका जो भी है पेयरिंग हो, पेयरिंग लगेगा थर्ड के साथ में, इनकी पेयरिंग थर्ड के साथ लगेगी। उसके बाद में है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर बात करते हैं कि अगर दो, जैसे मैंने बात किया कि 2 क्रोमोसोम्स है तो फीमेल, एक्स वाई क्रोमोसोम है मतलब मेल, एक एक्स है और एक वाई है। लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाए कि जहाँ पे एक्स है उस एक्स के बारे में हम बात करते हैं, कंडीशन ऐसी हो जाए यहाँ पे कि डाउन सिंड्रोम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी है क्रोमोसोम नंबर 21 है, उस क्रोमोसोम नंबर 21 के हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम है इस तरीके से, और ये क्रोमोसोम की पेयर एक फादर साइड से आया हमें, एक मदर साइड से आया। लेकिन अगर
पर्टिकुलरली इसी क्रोमोसोम की एक और कंडीशन देखी जाती है, तो फिर इसे क्या कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम की जो भी है का मतलब होता है देयर इज एन ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम। जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसकी जो भी ट्राइसोमी की कंडीशन। देन उसके बाद में है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और आगे कोई क्रोमोसोम ही नहीं होता। अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तो फिर उसे टर्नर सिंड्रोम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्राइडी क्राइडू चैट सिंड्रोम का मतलब ये है हमारा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली दिस आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी आंसर पर्टिकुलर सेकंड नहीं होगा, माफ करें, यहाँ पे फोर्थ आंसर है और यहाँ पे जो भी है सेकंड आंसर होगा। सेकंड आंसर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है पर्टिकुलरली 5 नंबर का जो भी क्रोमोसोम है, 5 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन हो जाता है, तो फिर क्राइडू चैट सिंड्रोम हो जाएगा, जिसके अंदर जो भी चाइल्ड्स होते हैं वो चाइल्ड्स की जो भी आवाज होती है वो जो भी है बिल्कुल मतलब जो रोने की आवाज होती है ज्यादातर रोते हैं वो, और कैट की तरह रोते हैं, तो उसे क्राइडू कैट सिंड्रोम कहा जाता है। तो क्राइडू चैट सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ डिलीशन इन द 5 नंबर क्रोमोसोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हम बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी या सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम होता है कि 21 नंबर के क्रोमोसोम की अगर एक कॉपी ज्यादा हो जाए या ट्राइसोमी कंडीशन हो जाए 21 नंबर की, तो वो डाउन सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम होगा बिकॉज एक ही एक्स क्रोमोसोम है और आगे कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो इसकी वजह से। तो ये जो भी है इनके बारे में बातें हैं, तो इनका सही ऑर्डर होगा कि आपका पी का 3 लगेगा, क्यू का जो भी 4 लगेगा, आर का 1 लगेगा और जो भी ये लगेगा, तो इनमें से करेक्ट आंसर जो भी होगा आपका सेकंड है। सेकंड के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कुछ इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स के बारे में कहा जा रहा है, और इंसेक्ट्स वेक्टर्स है। इंसेक्ट वेक्टर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करने वाला, और इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करते हैं। इंसेक्ट्स एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो कॉलम के अंदर जो भी कॉलम 1 के अंदर इंसेक्ट वेक्टर्स है, और उनसे एसोसिएटेड डिसीज यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनके एसोसिएटेड डिसीज कॉलम सेकंड के अंदर दे रखे हैं। कॉलम 1 के अंदर और कॉलम सेकंड को अगर हम एक दूसरे से मैच करने की कोशिश करें, तो उसमें से पहली जो भी हम इंसेक्ट है उस इंसेक्ट के बारे में कहते हैं, तो दिस इज एन किसिंग बग। किसिंग बग नाम का जो भी पर्टिकुलरली क्या है, तो एक इंसेक्ट है। किसिंग बग नाम का ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट के पास में एक पैरासाइट रहता है, और इसके साथ में एक पैरासाइट जो रहता है, उस पैरासाइट का नाम होता है दिस ट्रिपैनोजोमा। इसका नाम होता है दिस ट्रिपैनोजोमा क्रूजी। ये ट्रिपैनोजोमा क्रूजी है। और ट्रिपैनोजोमा क्रूजी नाम का ये जो पैरासाइट है, ये एक डिसऑर्डर कॉज करता है। और कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है, तो हम कहते हैं ये चग्गास डिसीज को कॉज करता है। मतलब पी है, उस पी का जो भी पेयरिंग है, पेयरिंग लगेगा आपके 3 है उस 3 के साथ। अगर पी का पेयरिंग 3 के साथ लगता है, तो 3 नंबर और 4 नंबर के ऑप्शंस आंसर के अंदर नहीं होने चाहिए। आंसर के अंदर 1 नंबर और 2 नंबर का होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्यू को भी देखें। क्यू इज एन सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई इज एन वन ऑफ द इंसेक्ट, एक ऐसे इंसेक्ट जैसे कि हम कहते हैं कि दिस ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ये ब्लड को सक करने वाली इंसेक्ट है। ये जो इंसेक्ट है सैंड फ्लाई, इस सैंड फ्लाई के साथ में जो भी है एक जो भी पैरासाइट रहता है, जिस पैरासाइट का नाम होता है दिस लिशमानिया लिशमानिया डोनोवेनी। लिशमानिया डोनोवेनी नाम की एक जो भी है इसके साथ में पैरासाइट रहता है। और ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट्स के बारे में कहा जाता है कि ये जो भी एक डिसऑर्डर जो कॉज करता है, उसको कॉज करता है काला आजार। काला आजार कॉज जो भी डिसऑर्डर कॉज करता है। तो अगर पी का बारे में हम बात करते हैं कि अगर 3 आंसर है और क्यू का 4 है, तो फिर ये भी आंसर जो भी हमारा निकल जाता है, और जो भी है फिर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। लेकिन उसके बाद में अगर हम डीर फ्लाई के बारे में बात करें, तो डीर फ्लाई जो भी है ये डिसऑर्डर, ये जो भी टुलारे में डिसऑर्डर कॉज करा सकता है। और रैलियंट ये डीर फ्लाई भी एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है। और ओरिएंटल रेड फ्लिया, ये जो भी हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली बुबनिक प्लाग है, बुबनिक क्लॉक के डिसऑर्डर को कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा जा रहा है देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए गए कॉलम 1 के अंदर, और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस है, और रिस्पेक्टिव फंक्शंस हमें कॉलम सेकंड के अंदर दिए गए। उनमें से अगर एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला जो भी है एग्जाम्पल है, या सबसे पहले एंजाइम का नाम है दिस इरेप्सिन। इरेप्सिन नाम का जो भी एंजाइम है, इरेप्सिन नाम के एंजाइम का काम ये है कि ये कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे कि अगर सपोज इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसके ऊपर एक्ट करके ये उनको सिंपलर फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड्स, उन अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी एंजाइम रखता है। देन उसके बाद में दिस इज स्टेप्सिन। स्टेप्सिन नाम का एंजाइम है। और जो स्टेप्सिन नाम का एंजाइम है, स्टेप्सिन नाम के एंजाइम की एबिलिटी है कि अगर लिपिड्स हैं तो ये लिपिड्स को तोड़ता है,
और लिपिड्स को तोड़ता है पर्टिकुलरली फैटी एसिड, और फैटी एसिड के साथ ये जो ग्लिसरॉल होगा उस ग्लिसरॉल के अंदर। तो इनका जो भी हम कह सकते हैं थर्ड आंसर जो भी होगा करेक्ट है। पेप्सिन, आर नाम का जो भी है पेप्सिन है। पेप्सिन का काम है कि ये प्रोटीन्स उन प्रोटीन्स को तोड़ता है और प्रोटीन्स को, बड़े प्रोटीन्स को तोड़ के इस तरीके से फ्रैगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करा सकता है, पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करा सकता है। तो आर का जो भी आंसर होगा वो होगा 1। उसके बाद में हम कह सकते हैं पी का जो भी आंसर होगा वो पी का हो गया 4। क्यू कैंसर जो भी हो गया आपका थर्ड, क्यू कैंसर जो भी हो गया थर्ड। और एंटेरोकाइनेज है। एंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रिप्सिन्स जो भी होते हैं, वो ट्रिप्सिन प्रोटीन मेनली एक्टिव नहीं होते। ट्रिप्सिनोजन जो भी है ये इनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है ट्रिप्सिन के अंदर। तो उसके लिए ट्रिप्सिन प्रोटीन का, सॉरी ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन का प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज होना है। और ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन का प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज करने के लिए जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है देयर इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम लगेगा। तो इसकी जो भी पेयर है वो पेयर लगेगी सेकंड के साथ। तो जो ऑप्शंस करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड नंबर का। बाकी जो भी आंसर्स हैं उन आंसर्स को हम मैच करके देखते हैं तो वो एक दूसरे से मैच नहीं होते। देन क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सिंपली एक्सप्लेन ये किया गया है कि सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है कॉलम 1 के अंदर, और कॉलम 1 के अंदर जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उनके एसोसिएटेड फंक्शंस जो भी है कॉलम 2 के अंदर दिए गए। अब पहला फंक्शन है कि न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज एन साइट फॉर राइबोसोम बायोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं राइबोसोम की असेंबली की साइट है। तो राइबोसोम की बायोजेनेसिस या राइबोसोम की असेंबली की साइट होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस इज एन राइबोसोम बायोजेनेसिस सेंटर। तो इसका ऑप्शन होगा 4। देन पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का काम ये होता है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का और फैटी एसिड का, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए पेरोक्सिसोम का आंसर होगा सेकंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजरली काम ये होता है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का या सिक्रेटरी प्रोटीन्स का मेजर काम करते, सिंथेसिस कराते, तो इनका आंसर होगा फर्स्ट। और गोल्जी बॉडीज का काम होता है कि प्रोटीन की ट्रैफिकिंग कराते हैं, या गोल्जी जो भी है हम कह सकते हैं वेसिकल ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत इजी होता, अब मतलब जो भी ये होते इन्वॉल्व होते हैं तो ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग के अंदर आएंगे। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा पर्टिकुलरली थर्ड, क्योंकि न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम बायोसिंथेसिस, पेरोक्सिसोम इज इन्वॉल्व इन फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन, endoplasmic reticulum is involved in the secretory or the glycoprotein biosynthesis, and Golgi is involved in the protein trafficking और प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर ये जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्जी। तो आंसर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो भी है ये ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के हिसाब से अगर या इन ग्राफ के हिसाब से अगर बात करें तो दिस इन ग्राफ 1, दिस इन ग्राफ 2, दिस इन ग्राफ 3, और ये जो भी है ग्राफ है वो ग्राफ हमारा 4th है। इस ग्राफ जो भी पर्टिकुलरली किसके बारे में दे रखा है, तो ग्राफ दे रखा है जो मेरा हार्ट है उस हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर, जो हार्ट है उस हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर जो भी ग्राफ है, ग्राफ दे रखा है। और इनमें से कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, जो भी नीचे दिए गए ग्राफ्स हैं उनमें से जो भी है रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट इन हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर के कार्डियक आउटपुट रेस्टिंग कंडीशन के अंदर और एक्सरसाइज कंडीशन के अंदर। जो भी है दोनों कंडीशंस के अंदर से हमें जो भी डिटरमाइन करना है पर्टिकुलरली किसे, तो वेंट्रिकल की एंड डायस्टोलिक, वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में। अब वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली बात अगर की जाए कि अगर हार्ट के बारे में बात करते हैं कि हार्ट एंड डायस्टोलिक, डायस्टोल का मतलब होता है हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हमारा जो हार्ट है वो हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से 70 ml ब्लड जो भी है हम कहते हैं कि बाहर जाता है। कहाँ पे बाहर जाता है, तो हमारे कार्डियक आउटपुट उसे कहा जाता है। तो हमारे बॉडी का या जब भी हार्ट एक बार अरेस्ट मतलब बीट होता है तो 70 ml जो भी ब्लड है वो ब्लड बाहर जाता है, और 70 ml ब्लड बाहर जाता है तो उसे कहा जाता है, तो दिस कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड। तो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से 70 ml ब्लड जो भी है हमारे पर्टिकुलरली कहाँ पे एंटर करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन, उसे कार्डियक आउटपुट कहा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि दिस वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल का मतलब होता है कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर से 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। उन वेंट्रिकल का एंड का मतलब होता है जो भी है लास्ट की जो स्टेज है, लेकिन लास्ट किसकी स्टेज, तो हम कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। हार्ट हमारा हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, लेकिन हम कह रहे हैं वेंट्रिकल की एंड, वेंट्रिकल का एंड मतलब वेंट्रिकल की हम कह सकते हैं लास्ट वाला पोर्शन जहां पे रिलैक्सेशन अब खत्म हो रहा है और उसके बाद में अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर एंड
वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब रिलैक्सेशन की जो भी एंड की जो वॉल्यूम है वो, और उसके बाद में कार्डियक आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कि अगर जितना हम कहते हैं कि ब्लड जो भी है पर्टिकुलरली आपके किसके अंदर होगा, तो वेंट्रिकल्स के अंदर तो होगा, उतना ही ज्यादा ब्लड जो भी सर्कुलेशन के अंदर भेजा जाएगा। हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 70 ml ब्लड को हम जो भी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो एक्सरसाइज की कंडीशंस के अंदर हम ज्यादा ब्लड को जो भी पार्टिसिपेट कराते हैं कहाँ पे, तो ज्यादा ब्लड को भेज, क्योंकि हार्ट हमारा ज्यादा एक्टिविटी करेगा, और हार्ट ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो फिर कार्डियक आउटपुट हमारा जो भी होगा वो पर्टिकुलर ज्यादा होगा। अगर कार्डियक आउटपुट हमारा ज्यादा होगा तो फिर इनमें से देखा जाए तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, ये दोनों ग्राफ के अंदर जो भी सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रेस्ट कंडीशन को, और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सरसाइज कंडीशन को, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। ये ग्राफ होने की संभावना थी, लेकिन फोर्थ वाला ग्राफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि जो रेस्टिंग कंडीशन है उसके अंदर कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, मतलब हम जब बैठे हुए हैं तब हमारा जो भी है ब्लड ज्यादा हार्ट से बाहर की तरफ जाएगा, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं दौड़ रहे तब जो भी नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर इसमें से करेक्ट आंसर यही है कि एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर या इस डॉटेड लाइन के अंदर जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरेटिवली, जब हम रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होते हैं। तो फिर ये जो भी आंसर है हमारा करेक्ट है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर मैच द प्रोटीन्स इन कॉलम 1, कॉलम 1 के अंदर जो भी है कुछ प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हमें मैच करना है, और कॉलम 1 के अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं उनको मैच करना है किसके साथ, तो हमें विद द ऑर्गन्स विच दे आर मैक्सिममली एक्सप्रेस। ऐसे प्रोटीन्स को प्रोटीन्स दिए हैं कॉलम 1 के अंदर, और उनके जो भी है ऑर्गन्स दिए हैं, और ऑर्गन्स के अंदर उस ऑर्गन के अंदर कौन सा प्रोटीन कहाँ पे मैक्सिममली एक्सप्रेस करता है, हमें ये बताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला है केराटिन। केराटिन क्या है, तो केराटिन एक इंटरमीडिएट फिलामेंट, और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे इपिथेलियल सेल्स को या हमारी स्किन के सेल्स को क्या कराता है, तो एक्स्ट्रा रिजिडिटी, एक्स्ट्रा मजबूती प्रोवाइड, स्किन ही नहीं, हमारे नेल्स के सेल हो गए, हमारे हेयर्स के सेल हो गए, इनको एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम जो भी केराटिन का है। तो केराटिन की जो भी पेयर है वो पेयर लगेगी आपके फोर के साथ, मतलब स्किन के ऊपर, स्किन है स्किन के ऊपर जो भी है लगेगी। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ और प्रोटीन है, जैसे कि सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट्स नाम का जो सरफेक्टेंट्स है कुछ, और सरफेक्टेंट्स की ज्यादातर हमें जरूरत कहाँ पे लगती है, तो सरफेक्टेंट्स की ज्यादातर जरूरत हमें लगती है लंग्स के अंदर। सरफेक्टेंट की ज्यादातर जरूरत लंग्स के अंदर है, क्योंकि लंग्स हमेशा जो भी है, हम जब इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा, तो जो भी एल्विलाइज के सेल्स होते हैं, एल्विलाइज होती है लंग्स की, उनके अंदर जो भी है वो चिपक ना जाए एक में, एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए, तो इसके लिए सरफेक्टेंट जो भी है ज्यादातर लंग्स के अंदर हमेशा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को रिलीज करने का काम जो भी है पैंक्रियाज का है, जो कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के फॉर्म के अंदर रिलीज होगा, जो बाइनल में जाके कार्बोक्सी पेप्टिड, और अल्ब्यूमिन प्रोटीन को बना के जो भी भेजता है वो लीवर भेजता है। तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन को हमेशा जो भी बनाया जाता है, जो हम कहते हैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन इज एन वन ऑफ द अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, लेकिन वो प्रोटीन कहां से और किसने सिंथेसाइज किया है, तो अबंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है लीवर की वजह से। तो अल्ब्यूमिन अबंडेंट प्रोटीन है ब्लड का, लेकिन उसे सिंथेसाइज करके भेजता है लीवर। तो ये जो भी है हमारा सेकंड आंसर जो भी करेक्ट है। अगर बाकी के ऑप्शंस के साथ हम मैच करते हैं, फोर्थ अगर केराटिन का स्किन है तो फिर ये जो भी दो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में क्यू है सरफेक्टेंट, तो सरफेक्टेंट लंग्स के अंदर लगते हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए जो भी सेकंड आंसर सही होगा, बाकी आंसर जो भी हमारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा जो भी है ये क्वेश्चंस है आपके पर्टिकुलरली हार्डी वेनबर्ग से, क्वेश्चन जो भी है आपका है पर्टिकुलरली हार्डी वेनबर्ग पे, और जो भी क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है पर्टिकुलरली हमारे जो भी है हार्डी वेनबर्ग के ऊपर, जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है, उस हार्डी वेनबर्ग इक्वेशंस के ऊपर जो भी इक्वेशन है वो क्वेश्चन है। हार्डी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज वन ऑफ द फॉर्मूला, और जो भी फॉर्मूला है या हार्डी वेनबर्ग का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है कि देयर इज एन पी स्क्वायर प्लस 2pq, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो भी हम बात कर सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ड्रोसोफिला है, और ड्रोसोफिला के अंदर रेड जो भी है आई का फिनोटाइप जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट किसके ऊपर है, तो डोमिनेंट ओवर द रेसेसिव व्हाइट आई म्यूटेंट डब्ल्यू, व्हाइट आई म्यूटेंट जो स्मॉल डब्ल्यू उसके ऊपर ये रेसेसिव है। इन मिक्स पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन जो भी मिक्स है, व्हाइट
और रेड आई फ्लाइज की, और जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, तो हम कह रहे हैं पर्टिकुलरली जो भी है 10,000 है। जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पे 10,000 है। अब 10,000 है और इंडिविजुअल्स के अंदर कहा जा रहा है कि 360 वेयर वाइट आइज, उनमें से जो भी है हम कह सकते हैं 360 जो भी है क्या है, तो वाइट आइज है। द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस, मतलब हेट्रोजाइगस की हेट्रोजाइगस की पॉपुलेशन पूछी जा रही है, मतलब हमें इनके बारे में पूछा जा रहा है किसके अंदर, मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील भी किसके अंदर होगा और फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन जो भी किसके अंदर होगी, ये पूछा जा रहा है। द परसेंटेज हेट्रोजाइगस रेड आइज फ्लाइज इन पॉपुलेशन, हेट्रोजाइगस है और रेड आइज पॉपुलेशन कितनी है, तो इसका मैंने कहा कि आंसर जो भी 48% होगा। अब 48% कैसे होगा, तो हमें कुछ जो भी है बातों को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, कि अगर समझना है तो कंसीडर आप ये करिएगा कि जो रेड आइड के हैं, मतलब जो डोमिनेंट है, उन रेड आइज के जो भी हैं उन्हें हम जो भी कंसीडर है वो कंसीडर करते हैं पी से। ये क्या है, तो पर्टिकुलर पी है। पी जो भी है कितने हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली ये जो भी है 3600 है। और उसके बाद में जो व्हाइट आइज है, व्हाइट आइड है, वो व्हाइट आइड को हम रिप्रेजेंट करते क्यू, लेकिन ये हमें जो भी है दिए नहीं गए, दिस आर नॉट गिवन, ये हमें जो भी एक्सपेरिमेंट के अंदर दिए नहीं गए। और मिक्स पॉपुलेशन कितनी है, मतलब जिनके अंदर जो भी है दोनों कैरेक्टर्स हैं, तो मिक्स पॉपुलेशन के बारे में कहा जा रहा है कि मिक्स पॉपुलेशन जो भी है वो पर्टिकुलरली आपकी 10,000 की है, तो दिस मिक्स पॉपुलेशन। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इस फॉर्मूला जो भी आया कहाँ से है, तो अगर इस फॉर्मूले को ही अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो P प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो भी है इनिशियल फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को हमने क्या किया है, तो जो भी है डिराइव किया है। अब देखा जाए कि जो भी है हम बात कर रहे हैं कि ये जो 3600 है, वो 3600 किस में से है, तो हम कह रहे हैं 1000 में से ये जो भी पर्टिकुलरली क्या है, तो 3600 है। मतलब अगर इसको सॉल्व करें, ये जो भी रेड आइड और व्हाइट आइड्स हैं उनको जो भी अच्छी तरीके से अगर सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने की वजह से इन डाटा को अगर हम देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूले के अंदर जो भी है वैल्यूज को डाल के हम बात कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये जो 3600 है, अगर इन 3600 का हम जो भी है अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट जो भी इसका आएगा पर्टिकुलरली आएगा 60। और अगर 10,000 उस 10,000 का अगर मतलब सॉल्व करने के हिसाब से बात करें, अंडर रूट ले, तो इसका अंडर रूट जो भी आ जाता है 100 है, इनका 100 जो भी है 100 आता है। लेकिन ये हमने जो भी लिया है विथ रिस्पेक्ट टू 10,000 लिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करते समय ऐसा ले कि दिस इज एन विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेते हैं, तो जो विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिया जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू आएगी देयर इज 0.6, p की वैल्यू जो भी आएगी 0.6। और अगर हमें जो भी बात किया जाए, तो हम बात कर सकते हैं देयर इज 0.6 प्लस q, और 0.6 प्लस q इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो हमारा 1 आ रहा है। अब 0.6 हमें पता है कि जो भी p है, मतलब p की जो वैल्यू है 0.6 है, मतलब इज इक्वल प्लस q, और ये कह सकते हैं अगर q को निकालना है, तो q को निकालने के लिए हमारे पास है देयर इज 1 माइनस 06, और 1 माइनस 06 का मतलब होगा देयर इज 0.4। तो हमारे पास जो q है उस q की वैल्यू निकल के आ गई, और जो q की वैल्यू निकल के आई है कितनी आई, तो 0.4 निकल के आई। देयरफॉर अगर हम इसे कैलकुलेट को अगर इसे जो भी है सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके अगर यहाँ पे समझाना है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली क्यू स्क्वायर को अगर कैलकुलेट करना है, तो क्यू स्क्वायर का मतलब होगा देयर इज 0.4 इंटू 0.4, और अगर इंटू 0.4 करना है, मतलब क्यू स्क्वायर जो भी है इसका निकल के आएगा देयर इज 0.16, ये जो भी निकल के आएगा 0.16। तो अगर इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू, अगर इसे विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्व कितने के हिसाब से, अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम इसे 10,000 का लेते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू 10,000 का मतलब होगा जो भी है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1,600। तो जो भी क्यू स्क्वायर आया वो आया है 1,000 स्क्वायर। अब ये जो भी है सभी वैल्यूज आई है, उनको जो भी हम सही ढंग से अगर जो भी है पता करें, ये इनको जो भी कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने से हमें जो भी है लास्ट में कुछ इस तरह इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3,600 प्लस 2pq प्लस 1,600 इज इक्वल टू 10,000। मतलब इसे जो भी है सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं।
अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में हमें 2pq की जो वैल्यू आती है वो 2pq की वैल्यू आती है 4800, ये 4800 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन परसेंटेज के अंदर पूछा है तो 4800 का मतलब होगा कि देयर इज एन 48%। तो जो भी है हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है, हेट्रोजाइगस जो भी होगा वो पर्टिकुलरली क्या होगा, तो 48%। और यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इस हार्डी-वेनबर्ग के अगर इक्वेशंस के अंदर हमने ये जो डाले हुए टर्म्स हैं उनको सभी को डालते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो 48% जो भी है इनका क्या हो सकता है, तो जो भी है आंसर आएगा। क्योंकि हेट्रोजाइगस की पॉपुलेशन निकालने के कोई है तो 2pq का जो भी पॉपुलेशन होगा या 2pq की जो भी वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं दिस इज 48%। थैंक यू।